अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं मोहम्मद अकरम साहब के साथ जो कि कम्बो मोर फार्म चला रहे हैं। एक शौक़ को लेकर एक बिज़नेस बना लेना और फिर इतने बड़े लेवल का, ये इन्हीं का कारनामा है। तो इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये मोर फार्म अपना इस लेवल पे लेके गए, क्या क्या मुश्किलात आई, कौन कौन सी बीमारियां इनकी मेन होती हैं, कौन कौन सी अक़साम होती हैं, कैसे हैचिंग करवाई जा सकती है, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है, ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी कोई यूनिक कारोबार कर रहे हैं या कोई फार्मिंग कर रहे हैं, किसी किस्म का भी आपका कोई कारोबार है और आप चाहते हैं कि आप भी उसकी कोई वीडियो बनवाएं या उसको प्रमोट करना चाहते हैं लोगों में, तो आप हमारे टाइटल में दिए गए नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जी मोहम्मद अकरम कम्बो मेरा नाम है और विहाड़ी के साथ जो है गांव 39 WB यहाँ मेरी रिहाइश है। सर मोर फार्मिंग का आगाज़ कब किया? ये 5 साल पहले मैंने शुरू किया और बिल्कुल छोटे लेवल पे कम ख़र्चे से मैंने इसको शुरू किया और छोटे बच्चे मैंने लिए और उन बच्चों को बड़ा करके फिर मैं आगे इसको लेके आया हूँ ताकि कम ख़र्चे में मैं ज़्यादा पैसे बचा सकूं। मोर फार्मिंग करने का जहन कैसे बना? ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा और ख़ूबसूरत परिंदा है और मुझे ये अच्छा लगता था। मैंने शौक़ के तौर पे उसको शुरू किया, लेकिन जो शौक़ था उसको मैंने अपने कारोबार की तरफ शिफ्ट किया। आप इसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उसके लिए आपने इंक्यूबेटर रखे हुए हैं। कहा यह जाता है कि इंक्यूबेटर में इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता, आपके यहाँ कैसा रिज़ल्ट रहा? इस हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंक्यूबेटर में जो कुदरती तरीका बच्चे निकलवाने का है उससे इंक्यूबेटर में रिज़ल्ट कम आता है, लेकिन अगर उसको मैनेज किया जाए, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और उसकी जो टर्निंग है अंडे की, उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो 80% तक भी कंप्यूटर का रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन कम इल्मी की वजह से या अपनी गफलत की वजह से लोग अपना नुकसान करते हैं और अंडों में से बच्चे कम निकलते हैं। लेकिन कुदरती जो तरीका है अगर वो भी अपनाया जाए तो उसमें भी पेरू के ज़रिए और मुर्गियों के ज़रिए और ख़ुद जो पीकॉक की हैन है ये भी अच्छे बच्चे निकाल सकती है। अंडों से बच्चे तो निकल आते हैं लेकिन उनको पालने का मरहला बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के जो है चिक्स ज़ाया हो जाते हैं, आप कैसे उन्हें बचा लेते हैं? मोर का जो परिंदा है ये जंगली परिंदा होने के बावजूद इसका जो बच्चा है इंतहाई हसास होता है और शुरू के जो दिन हैं उसमें इसकी मॉर्टेलिटी या शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है। वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर असाब का परिंदा है और शुरू के दिनों में इसकी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब ये 1 माह से ऊपर हो जाता है तो इसको बीमारियों का हमला भी कम होता है और ये इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित जो है वो भी बेहतर हो जाती है। वैक्सीनेशन वगैरह भी आप करते हैं? स्टार्टिंग में कौन कौन सी वैक्सीनेशन की जाती हैं? जी जब बच्चा निकल आता है तो 3 दिन के अंदर इसको NDIB जो है वो की जाती है। उसके बाद 7 दिन बाद दोबारा फिर आँख में कतरा डाला जाता है। पहली दफ़ा भी आँख में कतरा डालते हैं और दोबारा भी, और 15 दिन बाद जो है वो वैक्सीन उसको पिलाई जाती है।
ज़्यादातर आप किस एज के बर्ड जो है वो सेल करते हैं, चिक्स तैयार करके किस एज तक सेल करते हैं? मेरी कोशिश ये होती है कि जो डबल वैक्सीनेटेड बच्चे होते हैं, जिनको 2 दफ़ा वैक्सीन हो जाती है और 10 दिन से ज़्यादा उनकी उम्र होती है, वो मैं इकट्ठे ही सेल कर देता हूँ। काफ़ी जो लोग हैं वो मुझसे ले जाते हैं। ये बताइएगा कि अगर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं की जाती तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर मोर को अटैक करती हैं? वैक्सीनेशन के हवाले से जो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे परिंदों की, वो रानीखेत है, एंडी कैसल, न्यू कैसल डिज़ीज़ एंडी, तो वही ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं वो वैक्सीनेशन से मुतल्लिक़ नहीं है। उनमें जो है सांस की बीमारियां और नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो है वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। अगर वैक्सीन जो है वो करते रहें हम, तो इसमें जो है वो हमारा नुकसान जो है वो नहीं होता, क्योंकि दूसरी बीमारी में एक आधा बर्ड जो है वो ज़ाया होता है। लेकिन वैक्सीन की वजह से अगर वैक्सीन ना की हुई हो तो पूरे का पूरा फार्म भी खाली हो सकता है। सही। इसकी फीड के हवाले से बता दीजिएगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो आप कौन सी फीड देते हैं और बड़ा होने के बाद कौन कौन सी फीड दी जाती है? शुरू में इसको ब्रायलर स्टार्टर वाली जो फीड है वो देना ज़्यादा मुनासिब है, उससे इसकी बढ़ोतरी बेहतर होती है। लेकिन जब 2 माह से बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप सीड जो हैं, जड़ी बूटियों के सीड, दालों के सीड, इसमें मक्की, गंदम, बाजरा, ज्वार, मूंगी, सूरजमुखी, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये कुदरती परिंदा है और कुदरती जितनी जड़ी बूटियां हैं, जितनी दालें हैं, उनके बीज इसकी खुराक हैं, तो ये शौक़ से तमाम बीज खाता है। तो आप इसको इकनॉमिकल भी बना सकते हैं। वो फीड आपको तैयार फीड से सस्ती भी पड़ेगी और आपका ख़र्चा भी कम होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता तो वो ब्रायलर वाली, और जब बड़े हो जाएं तो अंडों वाली फ़ीड जो है वो इनको मुर्गियों वाली फ़ीड ही दी जा सकती है आसानी के लिए। मोर की कितनी अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं और आपके पास कौन कौन सी अक़साम मौजूद हैं? बुनियादी तौर पर मोर की 2 ही किस्में हैं, एक ग्रीन जावा और दूसरी इंडियन, हमारे इलाके का मोर, इंडियन ब्लू उसको कहते हैं। लेकिन बाकी सारी म्यूटेशन हैं इसमें। मेरे पास सफ़ेद मोर भी हैं और सफ़ेद और इंडियन ब्लू का क्रॉस पाइड भी हैं, और ग्रीन जावा का क्रॉस एमरल्ड ग्रीन भी मेरे पास है, और ब्लैक शोल्डर भी है, और इसके अलावा मेरे पास कैमियो भी है। सर, मोर फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जब हम मोर फार्मिंग की बात करते हैं तो अक्सर दोस्त पूछा करते हैं कि क्या मोर फार्मिंग करने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता है? हाँ, मोर फार्मिंग के लिए 3 किस्म के लाइसेंस होते हैं। पहला, अगर आप शौक़ के तौर पे अपना परिंदे रखने चाहते हैं तो 4 अदद की हद तक, 4 मोरों की हद तक आपको महकमा जो है 200 रुपया सालाना के हिसाब से फ़ी बर्ड आपको लाइसेंस बना के दे देता है। और अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो आपको ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके लिए तकरीबन 10,000 रुपये उसकी सालाना फ़ीस है। और अगर आप तिजारत करते हैं तो आपको लाइसेंस जो है वो ट्रेडिंग का बनवाना पड़ेगा, उसके लिए 35,000 रुपया सालाना फ़ीस है। सर, मोर का चूँकि आपने शुरू में कहा कि इसके लिए अगर कोई बंदे का जहन है तो पहले इसके लाइसेंस की तरफ जाए, प्रॉपर अप्रूवल ले, उसके बाद अक़साम की सिलेक्शन करे। अच्छा बताइएगा, मोरों की कीमतों के हवाले से क्लैरिटी नहीं, इनकी कीमतें या चिक्स की कीमतें कहाँ से कहाँ तक होती हैं? असल में तलब और रसद के हवाला से जो वैराइटीज़ ज़्यादा बच्चे देते हैं, ज़्यादा अंडे देते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनकी कीमत जो है वो निस्बतन कम होती है। लेकिन कुछ वैराइटीज़ हैं जो अंडे ही कम देती हैं, जैसे ग्रीन जावा है, ग्रीन एमरल्ड है, ये अंडे कम देते हैं, तो उनकी तादाद कम होने की वजह से उनकी जो है वो रेट ज़्यादा हैं। मोरनी कुड़क तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम उसको होने नहीं देते, क्योंकि जब वो कुड़क हो जाती है तो वो अंडे देना बंद कर देती है, तो हमारी प्रोडक्शन जो है अंडों की वो कम हो जाती है, इसलिए हम उसे कुड़क होने नहीं देते। उसके अंडे हम उठा लेते हैं। अगर अंडे हम पड़े रहने दें तो 5 और 7 अंडों के बाद वो उन पर बैठ जाएगी और बच्चे निकाल लेगी, और आइंदा जो उसका सीज़न है, पीरियड है, वो अंडे देने का रुक जाएगा और अपने बच्चों की तरफ वो तवज्जो देगी। सर, कोई भी बिज़नेस आगाज़ करने से पहले, शुरू करने से पहले एक फिजिबिलिटी बनाई जाती है। कोई बंदा
कितने मोरों से काम का आगाज़ करे कि उसकी इनकम से वो अपने घर का सारा खर्चा बर्दाश्त कर सके? ये डिपेंड करता है कि बंदे के पास रासुल माल कितना है, पहले सरमाया कितना है। अगर किसी के पास पैसे कम हैं या पैसे हैं भी सही तो वो रिस्क अपना कम करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि 5-6 जोड़े जो हैं वो पहले ख़रीदे, उनसे तजर्बा भी हासिल करे, उनसे उनसीयत भी हासिल करे, उनके साथ अटैचमेंट अपनी बनाए। ये सिर्फ़ एक कारोबार नहीं है, ये एक ऐसा शौक़ है। अगर आप शौक़ के साथ इसको करेंगे तो आप इसमें से काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर इसको आप बर्डन महसूस करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं देगा। चलिए सर, एक सादा सी बात लेकिन टेक्निकल बात, एक मोर और मोरनी एक पेयर साल में आपका क्या खाएगा और आपको क्या खिलाएगा? ये कैलकुलेशन में तो आप ऐसे पूरा नहीं बता सकते, लेकिन एट रैंडम ऐसे होता है कि 50 से 100 ग्राम फीड जो है वो रोज़ाना की खाते हैं। उसी हिसाब से इनका जो ख़र्चा है वो साल में जो है ना वो 2000 से ज़ायद नहीं बनता। लेकिन जो वो अंडे देते हैं वो तकरीबन 12-13 से 25-30 तक अंडे वो दे देते हैं, तो उनमें से आधे बच्चे भी निकल आएँ तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रह जाती है। लेकिन उसमें बात फिर वही होगी, अगर आप उनको अच्छी तरह उनकी वैक्सीनेशन करेंगे तो आप अपना जो है नुकसान वो कम करेंगे और अपना मुनाफा जो है वो बढ़ा सकेंगे। किस किस मौसम में मोर जो है वो ज़्यादा खुश रहता है, सर्दी या गर्मी? ये जंगलों का परिंदा है और तमाम हमारे इलाके के जो मौसम हैं वो ये बर्दाश्त कर सकता है। इतनी ज़्यादा धुंध और सर्दी हो तो उसमें भी ये बाहर बैठा होता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो तो उसमें भी ये सर्वाइव करता है। इसको कोई मौसम इतने इफ़ेक्ट नहीं करते। लेकिन इसकी खुशी जो शुरू होती है वो मार्च से शुरू होती है, जब मौसम बहार होता है, और मौसम बहार से लेकर मार्च से लेकर अगस्त तक जो है इसका ब्रीडिंग सीज़न है। इसमें ये अंडे भी देता है, और इसकी जो टेल है, ऑर्नामेंटल जो खूबसूरती वाली टेल है, वो भी ये बना के रखता है। आपने अपने शौक़ को प्रोफेशन बना लिया, इस पे आप क्या समझते हैं कि कितने से स्टार्ट किया था और अब तकरीबन कितने के मालिक बन गए? मेरे पास जब मैंने शुरू किया तो मैं छोटे बच्चे जो है ना वो 15 की तादाद में लेके आया था। उनको मैंने बड़ा किया और उन्हीं से आगे मैंने मज़ीद बच्चे लिए, और कुछ जो हैं वो थोड़े दूसरी वैरायटीज़ जो हैं वो साथ शामिल की, और तकरीबन इस वक्त मेरे पास 200 के करीब मोर हैं। 200 आपने बताया कि आपके पास बर्ड हैं, कितने अंडे मिल जाते हैं डेली के? ये डेली के हिसाब से, जैसे ब्रायलर या लेयर जो अंडे देती है वे ये उस हिसाब से इसके नहीं है। इसका सीज़न शुरू होता है मार्च से, तो ये बकेट्स में जो है ना क्लचेज़ में अंडे देती हैं। ये जितना खूबसूरत परिंदा है उतना ही नखरे के साथ ही अंडे देता है। तो मोरनी जो है एक अंडा देने के बाद 2 दिन 3 दिन रेस्ट करती है, फिर एक अंडा देती है, फिर 2 दिन 3 दिन रेस्ट करती है, फिर एक अंडा देती है। इसका जो एक क्लच है वो 3 अंडों से लेकर 5 अंडों तक होता है, और उसके बाद क्लच पूरा करने के बाद ये 15-20 दिन फिर भूल जाती है अंडा देना, और उसके बाद दोबारा फिर अगला क्लच शुरू होता है। तो ये मार्च से लेकर अगस्त के शुरू तक जो है ना ये अंडे देने का इसका अमल जारी रहता है, और जितनी हम अच्छी फीड देते हैं उसी हिसाब से, जितना अच्छा उसको माहौल मुहैया करते हैं उसी हिसाब से ये ज़्यादा अंडे देती हैं। और अगर ये डिस्टर्ब रहें और फीड भी इनकी अच्छी ना हो, बीमार भी हों, तो ये अंडों की तादाद कम हो जाती है। तो 20-25 जो है एवरेज अंडे एक मोरनी दे देती है अपने इस सीज़न में, मार्च से लेकर अगस्त तक। क्या इसके सभी अंडे फर्टाइल हो सकते हैं? अंडों के फर्टाइल होने के हवाले से जब ये टेल इसकी आ जाती है इसके मेल की, तो ये मैटिंग शुरू कर देता है। तो जब तक उसकी टेल उस पर मौजूद रहती है तो इसकी मैटिंग का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। तो जब ये अपने पर झाड़ देता है, अपनी टेल गिरा देता है, तो उसके बाद जो अंडे देती है मोरनी वो अनफर्टाइल होते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलते। तो ये डिपेंड करता है आपके मेल पे कि वो कितने दिन अपनी जो टेल है वो संभाल के रखता है। जब वो गिरा देगा तो उसके बाद जो अंडे हैं वो खाली होंगे। सर, हमने देखा कि एक ही फार्म में बहुत सारे मोर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अलग अलग पोर्शन कर दिए, इसकी क्या वजह है? इसमें यह है, ये अपने ब्रीडिंग सीज़न में अग्रेसिव हो जाता है अपनी वाली वैरायटी, और साथ ही दूसरी जो अक़साम हैं उनसे ये लड़ाई करता है। कॉलोनी में भी रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जब
ऑफ सीज़न होता है या जो छोटे बच्चे हैं उनको आप इकट्ठा रखें तो वो एक दूसरे से फैमिलियर हो जाते हैं, वही बच्चे आगे चलकर इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन जो अलग-अलग फार्मों से आप लेंगे या जो अलग-अलग जिनको रखा हुआ उनको आप ब्रीडिंग सीज़न में इकट्ठा करेंगे तो वो एक दूसरे को ज़ख्मी कर देंगे और जो डोमिनेट कर जाएगा वही ज़िंदा रहेगा, दूसरे को वो इतना मारेगा कि मार देगा, ख़त्म कर देगा। एक मेल के साथ कितनी फीमेल्स रखते हैं? ये अच्छे उसके रिज़ल्ट के लिए 2 से 3 फीमेल जो अलहदा रखना है उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉलोनी लेनी है तो कॉलोनी में 5 फीमेल भी एक मेल के साथ आप रख सकते हैं। उसमें जो मेल होते हैं ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं और फीमेल भी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, वो कोई ना कोई जो है ना वो क्रॉस कर लेता है। आपने शेड डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, क्या स्ट्रेटजी इसके हवाले से रखी जाती है इसको तैयार करने के लिए? इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि रोशनी जो है वो भी उसमें जा सके, धूप भी उसमें जा सके, और सबसे बेहतर जो है ना इसमें वेंटिलेशन है कि हवा का गुज़र हो ताकि परिंदे जो हैं वो कुदरती जो माहौल है उसको महसूस करें और घुटन बिल्कुल ना हो। सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।